छोटा जूता, दीवारों पर खामोश निशान और एक कुआं जो आज भी अपनी गहराई में सांस रोक बैठा है। तारीख 13 अप्रैल 1919, जगह अमृतसर, जालियांवाला बाग। त्योहार की दोपहर जो देखते देखते इतिहास सबसे काली शाम में बदल गई। यह सिर्फ एक हत्याकांड की दास्तान नहीं, यह उस क्षण की गवाही है जब निहत्थे भारतीय बेबस थे और औपनिवेशिक सत्ता ने अपनी असली निर्मम चेहरा से पर्दा हटा दिया। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। भारत ने अपने बेटे भेजे, अपना धन, अपना अनाज, अपनी उम्मीद सब लगाया। बदले में इस देश ने सोचा अब शायद न्याय और अधिकार की राह खुलेगी, लेकिन आया राटेल एक्ट, एक काला कानून जो बिना मुकदमे हिरासत की इजाजत देता, बिना सबूत, बिना सुनवाई के, सिर्फ शक के साए में देश का दिल डूब गया। काला कानून, यह शब्द गलियों में, चौपालों में, अखबारों में गूंजने लगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्य और हिंसा से विरोध, जनता के हक की आवाज। पंजाब में यह आवाज गरज बनकर उठी। अमृतसर में 10 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दो लोकप्रिय शांतिपूर्ण नेता, बिना पूर्व सूचना के उठा लिए गए। शहर का खून खौल उठा। जगह जगह तनाव, सेना की गत और एक अदृश्य सा डर जो हर घर की दहलीज पर आ बैठा। कर्फ्यू की छाया में हर सांस भारी थी, हर नजर बेचैन। औपनिवेशिक शासन जैसा दिखाना चाहता था कि ताकत हमारी है, नियम हम बनाते हैं और फिर विरोध की कोई कीमत नहीं। फिर आया वह दिन, 13 अप्रैल, बैसाखी, पंजाब का उत्सव, फसल की खुशखबरी, मेले की चहल पहल। अमृतसर में हजारों लोग, कुछ गुरुद्वारों में मत्था टेके, कुछ बाजारों में खरीदारी करते और कुछ एक शांतिपूर्ण सभा की तरफ चलते हुए। उस सभा का स्थल था जालियांवाला बाग। चारों ओर ऊंची दीवारें, बीच में खुला सा मैदान, पर अंदर जाने के रास्ते तंग, ऐसे कि एक एक करके लोग गुजरते तो ठीक, पर निकलना पड़े तो कहाँ जाए। उस दोपहर वहां लोग का सैलाब था। किसी को भाषण सुनना था, किसी को बस छांव में बैठना था और बहुतों को मालूम नहीं था कि शहर में जुटने पर पाबंदी जैसी कोई बात कही गई है। भीड़ में एक परिवार भी था, एक पत्नी, उसका पति और उसके साथ चल रहा एक बच्चा। हाथ में पतंग, आंखों में उत्साह की चमक। माँ बच्चे का हाथ थामे भीड़ के बीच से जगह ढूंढ रही। जमीन पर बिछी चादर, लोग बैठे। गली के उस पार कोई ढोल बजा रहा था। कुछ बच्चे भागते भागते हंसते रहते थे। कोई नहीं जानता था कि समय की रेत में अभी एक ऐसा पत्थर गिरने वाला है जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। उधर शहर के एक और कोने में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपनी यूनिट के साथ खड़ा था। औपनिवेशिक सत्ता का ठंडा कठोर चेहरा। उसे खबर मिली बाग में भीड़ है। उसने पूछा नहीं कि लोग क्यों जुट रहे हैं, उसने समझना नहीं चुना, उसने चेतावनी देने की जरूरत नहीं समझी। उसका फैसला साफ था, सबक सिखाना है। उसके साथ एक करीब 25 राइफलधारी सैनिक, गोरखा और बलूची दस्ते और 2 आर्म्ड कारें मशीन गन के साथ जालियांवाला बाग के उस सकरे दरवाजे से वे भीतर घुसे। आर्म्ड कारें भीतर तक न जा सकी, रास्ता भी इतना तंग था, लेकिन मन में जो इरादा था उसके लिए राइफलें ही काफी थी। डायर ने अपने सैनिकों को पोजीशन लेने का आदेश दिया, इस तरह की बंदूक की नलें भीड़ के सबसे घने हिस्से की ओर हो और खासकर निकलसा की तरफ उन्मुख। उसने लोगों को डराकर भागने की औपचारिकता भी जरूरी नहीं समझी। डिस्पर्स नहीं, कोई आखिरी चेतावनी नहीं, बस आदेश कि जब वह कहे फायर शुरू हो जाए। उस क्षण एक तरफ दीवारों से घिरा मैदान, दूसरी तरफ बंदूकों की कतार, बीच में निहत्थी असावधान असहाय भीड़। आदेश मिला फायर। 303 राइफलों की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। डायर ने बाद में माना करीब 10 मिनट तक गोलियां चली, लगभग 1650 राउंड। लोग चीखते उड़ते भागे और गोलियां उसी तरफ दागी गई जहां से निकलने की कोई उम्मीद थी। निकास पर, भीड़ के सबसे घने हिस्से पर, उन लोगों पर जो खड़े थे, जो बैठ गए, जो किसी अपने को ढाल बनाकर झुक गए। यह युद्ध नहीं था, ये उन पर चलाया गया गोला बारूद था जो निहत्थे थे, जो साथ खून पसीने से इस धरती को सींचते थे और जिनकी एकमात्र गलती थी दीवारों से घिरी बाग में मौजूद होना। हड़बड़ी में कई लोग कुएं की तरफ भागे, आखिरी उद्धार की उम्मीद, शायद नीचे पानी में कूदकर जान बच जाए। किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया, सबने एक दूसरे का हाथ थामने की कोशिश की, पर गोलियां हवा को चीरती हुई पानी की सतह
सतह तक पहुंच रही थी। बाद में उसी कुएं से दर्जनों शव निकाले गए। इधर जमीन पर जूते चप्पल बिखरते गए। कोई अपनी पगड़ी संभाला, कोई छाती पर हाथ रखकर करहाता, कोई शांत सा चेहरा जो अभी सांस लेना छोड़ चुका था। भीड़ के उस कोने में एक नौजवान दीवार से सटकर खड़ा था। उसकी हथेलियां खुरदुराई ईंटों पर टिक गई। उसे लगा अगर कोई दरार मिल जाए, शायद उंगली घुसेड़ कर ईंट हिला दूं, शायद कोई रास्ता खुल जाए। था सांस की आवाज उसके कानों में ढोल बन गई। उसने कदम बढ़ाया और उसी क्षण गेट की तरफ दंदना फायर। उसकी पगड़ी ढीली हुई और उसके हाथ से एक छोटा सा जूता छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह जूता जो शायद घर लौटकर आज शाम किसी के छोटे पैरों में फिर से पहना जाता, अब इतिहास के खामोश सबूत में बदल चुका था। गोलियां थमी तो सूरज झुक रहा था, पर दया की कोई किरण नहीं उगी। शहर में कर्फ्यू था। किसी घायल को उठाकर अस्पताल तक ले जाना मना था। रात भर बाग में कराहे, धीमी सिसकियां, किसी माँ की बुदबुदाहट, चारों ओर फैली चुप्पी जो हर पल भारी होती गई। सुबह हुई तो दीवारों पर बुलेट के निशान साफ दिखे। किसी ने उंगली से छू कर देखा तो जैसे पत्थर भी ठंडी आह भर उठा। जमीन पर बिखरे जूते चप्पल, खून के दाग, एक दरी जो आधी उखड़ी हुई थी और बीच में एक मौन जो किसी भी शासन की प्रेस रिलीज से कहीं ज्यादा जोर से बोल रहा था। लेकिन औपनिवेशिक सत्ता के लिए यह काफी नहीं था। शहर पर मार्शल लॉ थोप दिया गया। कुछ गलियों में कार्ली का डर, लोगों को पेट के बल रेंगकर गुजरना होगा ताकि अपमान त्वचा तक उतर जाए। सार्वजनिक कोड़े लगाए गए। लोगों के सामने लोगों को दंडित किया गया ताकि डर का पाठ पढ़ाया जा सके। रास्ते पर जबरन सलाम कराना, जैसे इंसान नहीं गुलाम हो। शासन अब कानून की भाषा नहीं, बदले की भाषा बोल रहा था। उद्देश्य न्याय नहीं, आतंक स्थापित करना था। और भारतीय अपने ही शहर में अपने खून के बीच बेबसी की सबसे लंबी रात जी रहे थे। फिर भी सच के दीवारों में कैद नहीं किया जा सका। अमृतसर की वह खबर देश में आग की तरह फैली। भारत अपमानित था, आहा था, लेकिन खामोश नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। लिखा कि वो ऐसे शासन के सम्मान का भागी नहीं रह सके। महात्मा गांधी ने कायजरे ए हिंद मेडल लौटा दिया। नगर चौक पर लोग बोले यह अपराध है, यह राज नहीं दमन है। असहयोग का स्वर गूंजा। विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी की ओर लौटना और उस न्यायपूर्ण साम्राज्य के भ्रम का टूटना जो सिर खून से रंगा एक मुखौटा लग रहा था। यह आवाज समुद्र पार भी पहुंची। ब्रिटिश संसद में गरम गरम बहस हुई। कुछ नेताओं ने इसे आधुनिक इतिहास में अभूतपूर्व और भयावह कहा, शर्मनाक कहा। लेकिन औपनिवेशिक तबके का एक हिस्सा, वह जो डर को शासन का औजार मानता था, डायर के साथ खड़ा हुआ। अखबारों ने उसके लिए चंदा तक जुटाए। सोचिए, जिस जमीन पर लोग के शव ठंडे पड़े थे, उसी घटना के अपराधी के लिए दूसरे किसी शहर में तालियां भी बजी। इतिहास कभी कभी इतना क्रूर होता है। सरकार ने जांच बैठाई। हंटर कमीशन का कागजों में दर्ज हुआ आधिकारिक मौत 379, घायलों की संख्या 1200 से अधिक। लेकिन जिन्हें दफनाना पड़ा, जिनके घर उजड़े, वो जानते थे कि संख्या कागज से बहुत बड़ी है। डायर पर कोई अदालत की सजा नहीं हुई, बस पद से हटाकर समय से पहले रिटायर कर दिया गया। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर, जिसने डायर का खुला समर्थन किया था, सालों बाद 1940 में लंदन में उधम सिंह द्वारा गोली मार दिया गया। उधम सिंह ने फांसी पा ली, लेकिन जालियांवाला बाग की गूंज उस दिन से हर निर्णय नैतिक कसौटी बन गई। इतिहास की अदालत में औपनिवेशक सत्ता कटघरे में खड़ी थी और गवाह थे वो निशान, वो जूते और वो कुआं। जालियांवाला बाग ने भारत की राजनीति बदल दी। उस दिन से अंग्रेज शासन के न्याय का भ्रम टूट गया। गांव कस्बों में यह बात बैठ गई कि अधिकार याचना से नहीं, संघर्ष से मिलते हैं। सत्य और अहिंसा की संघर्ष से, संगठित आवाज से, अपने स्वाभिमान की वापसी से। असहयोग आंदोलन ने गति पकड़ी। किताब लौटे, विदेशी कपड़े जले, स्कूल कॉलेज में वैकल्पिक शिक्षा की राह खुली। पंजाब की धरती जिसने उस दिन खून पिया, वही धरती आगे चलकर प्रतिरोध की लौ बन गई। यह सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं रही, यह पूरे उपमहाद्वीप की चेतना का मोड़ बन गई। और आज जब आप इस जालियांवाला बाग की गलियों में कदम रखते हैं तो पहला स्वागत करती हैं वो दीवारें जिनकी सतह पर आज भी बुलेट की निशान दर्ज है। शहीदों का कुआं शांत स्थिर, पर भीतर से एक धीमा विलाप सुनाई देता है। स्मारक स्तंभ आकाश की ओर उड़ती एक लौ जैसा, जो हमें याद दिलाती है कि यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, यादों और बलिदानों की परतों से बनी है। उस कुएं के पास खड़े होकर पतंग की डोर खनकती सुनाई दे और कहीं पास में छोटा सा जूता जो कभी किसी बच्चे का था, आपकी सोच के किनारे आकर ठहर जाए। कहानी यही खत्म नहीं होती।
हर पीढ़ी के सामने एक सवाल खड़ा होता है, जब सत्ता डर बन जाती है तो नागरिक क्या बनते हैं? जालियांवाला बाग का जवाब साफ है, बेबसी से प्रतिरोध जन्म लेता है और प्रतिरोध जब सत्य से जुड़ता है तो साम्राज्य के सबसे ऊंचे खंभे में भी दरार डाल देता है।